हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और साथ ही साथ बच्चों इसकी परीक्षा की डेट भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। तो दोस्तों आप सबको पता ही है यूपी पेट ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए ये टफ़ हो सकता है। तो यूपी पेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, चाहे वो जीएस, जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, कुछ भी हो, आपको सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज के हम सेशन में आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर, जो पेट में आपके 5 नंबर की इंग्लिश आती है, उसके हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज उसका 8वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है दोस्तों? 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर के उन प्रैक्टिस सेट्स को देखिए। हम आपको हर वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और हम अपने प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन रखते हैं। कितने क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों? 5 क्वेश्चन रखते हैं। हम आपको इंग्लिश में जो भी आता है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियोस को आपको पूरा देखना होगा। आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूपी पेट की परीक्षा में 90+ मार्क्स ज़रूर लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? वीडियो को देखिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड दोस्तों, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एंटोनॉमी ऑफ वर्ड अनकाउथ। हमें अनकाउथ का क्या, एंटोनॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलोम। क्या होता है? विलोम। अनकाउथ का हमें क्या करना है? विलोम शब्द छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लमजी, सेकेंड ऑप्शन है कल्टिवेटेड, थर्ड ऑप्शन है यूथ, फोर्थ ऑप्शन है अनकवर्ड। ये आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि अनकाउथ का विलोम क्या होगा। तो सबसे पहले हम अनकाउथ का विलोम बताने के लिए हमें अनकाउथ की हिंदी पता होनी चाहिए। तो अनकाउथ की हिंदी होती है दोस्तों गंवार। क्या होता है? गंवार, जिसे हम कह सकते हैं असभ्य। क्या बोला जा सकता है? इसे हम असभ्य बोल सकते हैं। गंवार कहिए, चाहे क्या कहिए आप, असभ्य कहिए। एक बार मैं फिर से गंवार लिख दे रही हूँ, गंवार। ये तो अनकाउथ का मतलब क्या होता है? गंवार या असभ्य। तो देखिए इन सभी ऑप्शन में किसकी मीनिंग गंवार या फिर असभ्य नहीं होगी, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए अनकाउथ का मतलब हो गया गंवार या असभ्य। क्लमजी का मतलब होता है बच्चों फूहड़। क्या होता है? फूहड़, जिसे हम लापरवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लमजी का मतलब लापरवाह। देन आपका है कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब होता है सभ्य। क्या होता है बच्चों? सभ्य होता है। देन आपका है यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा। क्या होता है? युवा। और आपका फोर्थ ऑप्शन है अनकवर्ड। इसका मतलब होता है अनावृत। क्या होता है? अनावृत, अनकवर्ड या फिर बिना ढका हुआ भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए आपका गंवार या असभ्य का हमें क्या बताना है? एंटो, यानी गंवार या असभ्य का एंटो क्या होगा? जो सभ्य होगा, जो सज्जन होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैंने देखिए आपको सभी ऑप्शंस की हिंदी बता दी है, तो आपका दोस्तों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असभ्य या फिर गंवार का विलोम क्या होता है? सभ्य, जो कि क्या हो? सभ्य हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस आपका कह रहा है ही सेड, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा सीता
व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। सेंटेंस है आपका ही सेड कॉमा इनवाइटेड कॉमा सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो ये आपका है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो इसका हम क्या बनाना है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में। किस में चेंज कर देते हैं दोस्तों, असर्टिव में। इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और जो कॉमा इनवाइटेड कॉमा होता है उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा जो WH टाइप रहता है। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे वेन है तो इसको हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लिख लेंगे, वेन ही लिख लेंगे। और सेट को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। किस में चेंज कर देते हैं दोस्तों, आस्क्ड में। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है उसमें सेट टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो सेट टू ही लगा है, तो जिसकी वजह से आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सेट को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन सभी में क्या लिखा गया है, आस्क्ड लिखा गया है। अब देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान में मैंने क्या बताया, तो वही WH रहेगा जो आपके क्वेश्चन में रहेगा। तो सेकेंड वाले में है WH और थर्ड वाले में है, बट वो फोर्थ वाले में है, बट थर्ड वाले में नहीं है, जिसकी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। देन मैंने आपको क्या बताया कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें उसको किस में चेंज करेंगे, हम असर्टिव में चेंज करेंगे। ये हमारा है प्रेजेंट टेंस में। किस में है, इज के लगने से हमें पता चल रहा है ये हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट। तो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वाज होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में वाज है, यहाँ पे वाज है, बट यहाँ पे क्या है, इज। तो जिसकी वजह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया और आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो गया, क्योंकि जैसे देखिए आपको बनाना आता है मुझे पता है, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पे आपको ऑप्शंस चूज करना है। आप वहां पे बनाने मत बैठ जाइए, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ताकि आप जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपने इंग्लिश के पोर्शन को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ताकि आपके पास मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बच सके। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा। आप वहाँ पे जो सेंटेंस मिलेगा या फिर जो भी मिलेगा, चाहे वो पैसिव में चेंज करना हो गया, एक्टिव वाइज चाहे पैसिव वाइज हो गया, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया, तो आप वहाँ पे बनाने मत लगिएगा। आप देखिएगा ये किस तरीके से बनेगा। जब सेट रहता है, इंटरोगेटिव रहता है, तो किस में चेंज होता है, देन इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस को आप अपने दिमाग में एक बार रन करवाइएगा। उसके बाद आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में वो सभी प्रोसेस आपको लगे नजर आ जाएंगे वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। हमें इस सेंटेंस में क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। देखिए नो सूनर ये फर्स्ट पार्ट है, डज द मॉनिटर सेकेंड पार्ट है, इंटर द रूम थर्ड पार्ट है, देन द यंग चाइल्ड स्टैंड अप ये फोर्थ पार्ट है, और नो एरर ये फिफ्थ पार्ट है। हमें इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। अगर हमें इस सेंटेंस में एरर है, अगर एरर नहीं है तो आप फिफ्थ वाले ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। तो देखिए जो ये नो सूनर आपका क्या है, जो आया है आपका नो सूनर, इसके साथ हमेशा और हमेशा देन आता है। क्या आता है, नो सूनर। ये आपका नो सूनर है कंजक्शन। क्या है दोस्तों, कंजक्शन। तो नो सूनर डैड डैड डैश ये हमेशा अपने साथ किसका यूज लेता है, देन का यूज लेता है। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको देन कहीं दिख रहा है, देन तो नहीं दिख रहा है, पर क्या दिख रहा है, देन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिर्फ देखिए ई और ए का डिफरेंस है। इतनी छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको काउंट करनी होती है, तो आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ये नो सूनर आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। नो सूनर के साथ हमेशा और हमेशा देन आता है, बट यहाँ पे किसका यूज किया गया है दोस्तों, देन का, जिसकी वजह से आपके डी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यहाँ पे देन ना होकर क्या होना चाहिए, देन। क्या होना चाहिए दोस्तों, देन होना चाहिए। तो आपका डी वाला पार्ट गलत हो गया। तो डी वाले पार्ट में एरर था, देन की जगह क्या होगा, देन होगा। तो आपका डी वाला पार्ट एकदम सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है आपका पैसेज। हमें पैसेज को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के क्या देने हैं, हमें आंसर देने हैं। नॉर्मली पेट की परीक्षा में हमसे पैसेज ही पूछा जाता है, लेकिन जैसे जैसे, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, ये पता नहीं, हाँ तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पैसेज कह रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इशू हो गया था पर कोई बात नहीं। आप देखिए आपका पैसेज कह रहा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग made for the good of humanity. The scientific invention began after the Industrial Revolution of 1789. Within these 200 years, science has made a powerful progress. The aeroplane is one of the most important invention of science during the modern age. If it is a fastest means of transport known so far. An aeroplane resembles a flying bird in shape. Inside there are seats for the passengers and a cabin for the pilot. The cabin is called a cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly at a very high speed. Before taking off, it runs on the runway for some distance to gather speed. Then it suddenly hops up the earth and takes off. तो देखिए दोस्तों, ये आपका पैसेज है जो कि हमारे साइंस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए मैं आपको इसके अर्थ बताने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। सबसे पहली लाइन कह रहा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम सब विज्ञान के युग में रह रहे हैं। किस युग में रह रहे हैं दोस्तों? हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। रोज नई खोजें मानव की अच्छाई के लिए किए जा रहे हैं। The scientific inventions began after the Industrial Revolution of 1789. वैज्ञानिक खोजें औद्योगिक क्रांति 1789 के बाद शुरू हुई। वैज्ञानिक खोजें कब शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति के बाद से शुरू हुई। Within these 200 years, science has made a wonderful progress. इन 200 सालों के अंदर विज्ञान ने एक आश्चर्यजनक प्रगति की है। इन 200 सालों के अंदर विज्ञान ने एक आश्चर्यजनक प्रगति की है। The aeroplane is one of the most important invention of science during the modern age. आधुनिक युग में साइंस का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई खोज है तो वो है एरोप्लेन की खोज। क्या है? इस आधुनिक युग में विज्ञान की खोजों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से कोई एक है तो वो है एरोप्लेन की खोज। इट इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार। ये है ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज साधन है। एरोप्लेन जो है वो ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज साधन है। एन एरोप्लेन रिजम्बल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप। जो एरोप्लेन होती है वो देखने में या फिर शेप में किसकी तरह होती है? एक फ्लाइंग बर्ड की तरह होती है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर पैसेंजर एंड अ केबिन फॉर द पायलट। एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स के बैठने के लिए सीटें और पायलट के बैठने के लिए एक केबिन होता है। द केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। जिस केबिन में पायलट बैठता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉकपिट। क्या बोला जाता है? कॉकपिट बोला जाता है। इट हैज़ एन इंजन दैट इट वर्क बाई पेट्रोल। एरोप्लेन में एक इंजन होता है जो कि किसके द्वारा कार्य करता है? पेट्रोल पे कार्य करता है। किस पे काम करता है? पेट्रोल पे। इट इज़ ऑल मेड ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड। एरोप्लेन पूरी की पूरी तरह किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है और यह बहुत ही ऊंचा उड़ सकती है।
Before taking off, it runs on the runway for some distance to gather speed. एरोप्लेन मतलब कि टेक ऑफ उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ती है ताकि वो कुछ स्पीड क्या कर ले, इकट्ठा कर ले. देन इट सडनली होप्स ऑफ द अर्थ एंड टेक्स ऑफ. फिर ये अचानक पृथ्वी को छोड़ती है और क्या होती है, उड़ जाती है. ये आपके एरोप्लेन के बारे में पैसेज था और साइंस के ऊपर बेस्ड था. तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों. क्वेश्चन आपका कह रहा है द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड. जिस कैबिन में पायलट बैठता है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिकल, क्यूब, कॉकपिट, चैम्बर. तो मैंने क्या बताया था, जिस कैबिन में पायलट बैठता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, कॉकपिट. क्या बोलते हैं, कॉकपिट. देन अगला है वी आर लिविंग इन द डेड डेड डेज. फर्स्ट ऑप्शन है एज ऑफ इन्वेंशन, सेकेंड ऑप्शन है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है मॉडर्न एज, फोर्थ ऑप्शन है एज ऑफ साइंस. तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. हम कहाँ रह रहे हैं, साइंस के युग में रह रहे हैं. तो दोस्तों आपका ये पैसेज और ये वीडियो साथ में यहीं पे समाप्त होता है. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस लाएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. और दोस्तों आप मेहनत करिए ताकि आप इस बार पेट की परीक्षा निकाल लें और आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाए. इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ साथियों. थैंक यू.